इसके पहले आपने पढ़ा था मॉडर्न इंडिया में क्या, बंगाल और ब्रिटिश को, यानी कि हम अंग्रेज़ों का बंगाल के साथ क्या क्रिया प्रतिक्रिया रहा है उसका अध्ययन पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। मॉडर्न इंडिया जो कि पीसीएस या यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस या यूपीएससी दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, या स्टेट में आपका कोई पीसीएस एग्जाम हो, बिहार हो, एमपी, झारखंड, राजस्थान, कहीं उत्तराखंड, कहीं पर भी यूपी का सिलेबस मैच करता है, आप जानते हैं मेंस में। तो मॉडर्न इंडिया हम लोग कंटिन्यू इस समय किए हुए हैं, जहाँ से हमने आपके लिए अवध और मैसूर दो राज्यों के बारे में प्री और मेंस जैसे सवाल बनते हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। और इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कहाँ, बंगाल में। यानी कि अगर देखा जाए कि मुगल साम्राज्य जो विघटन हो रहा था, उस विघटन के मध्य में ही, जब वह विघटन का अंतिम चरण था, उसी समय बहुत सारे राज्य आज़ाद हो गए, यानी स्वतंत्रता अपनी घोषित कर ली और स्वायत्त राज्य बनने का प्रयास किया, और बन भी गए, ऐसी बात नहीं है। उसी में से कुछ राज्य मुगल साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप उत्तराधिकार के रूप में उन्हें वह भूक्षेत्र मिला, इसीलिए उन्हें कहा गया कि उत्तराधिकारी राज्य हैं। जैसे अवध है, मैसूर है, ऐसे राज्य थे उसमें। बंगाल की बात किया जाए तो एक मैंने इसके पहले ये भी बता दिया है आपको कि ऐसा क्या है कि मुगल साम्राज्य बिखर गया। मुगल साम्राज्य बिखरा उसके शासकों की वजह से। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। उसके जो भी बेटे थे वो आपस में संघर्ष किए, जिनमें से बहादुर शाह प्रथम बचा और आजम और कामबख्श मारे गए। उसका भी समय कम ही रहा, लंबे समय तक शासन नहीं किया बहादुर शाह ने, क्योंकि उसकी आयु लगभग 63 से 68 साल थी। एज अधिक होने से बहादुर शाह प्रथम लंबे समय तो शासन नहीं किया, और 1707 से लेकर के 1712 तक ही किया था, 5 सालों तक। उन 5 सालों में कहीं ना कहीं उसके सामने एक समस्या थी, उसकी आयु थी, क्योंकि उसकी एज अधिक थी। वो शासक तो बन गया लेकिन काम नहीं कर सका, इसीलिए उससे क्या कहा गया कि वह बहुत ही लापरवाह है ना। शासन प्रशासन के प्रति लापरवाही बरतने के कारण ही उसे कभी भी अपने ये नहीं पता चला कि मुझे कितना कर मिलता है और इन राजस्व का प्रयोग मैं कहाँ करूँ। यहीं से शुरू हो जाता, बहादुर शाह प्रथम से शुरू हो जाता मुगल साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी। लेकिन चूंकि हम बंगाल पढ़ रहे हैं और मुगल साम्राज्य का पतन इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, और हम इस समय उन नवीन स्वायत्त राज्यों पर चर्चा कर रहे हैं जिनका निर्माण मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। अधिकतम जो स्वतंत्र राज्य हैं वो उनका निर्माण स्वतंत्रता कहाँ घोषित किए हैं, 1719 से लेकर के 1748 के बीच में। लेकिन चूंकि जो स्वतंत्र राज्य बने हैं उसके पीछे जिम्मेदार अकेले ये कहा जाए कि फर्रुखसियर है, या अकेले कहें मोहम्मद शाह रंगीला है, तो शायद ये गलत साबित होगा। गलतियां शुरू होती हैं औरंगजेब के समय से। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना। बहादुर शाह प्रथम के बाद उसी का बेटा जहांदार शाह बना। जहांदार शाह के बाद उसका भतीजा फर्रुखसियर बना, और फर्रुखसियर को हटा करके सैयद बंधुओं ने बना दिया रफ़ीउद्दर्जा, रफ़ीउद्दौला को, जो बहुत कम समय के रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहा है, 3-3 महीने का शासक हूँ, उनकी कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन जब मोहम्मद शाह रंगीला आया, जो जहां शाह का बेटा था, जहां शाह बहादुर शाह प्रथम का चौथा बेटा था, उसी का बेटा था। जहां शाह का बेटा कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। लंबा समय तो पा गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का उसके ऊपर दबाव था। जैसे कि एक किन्नर था, उस कहानी को आप पढ़ते, घिजड़ा था, है ना, लाल कुंवर जैसे लोगों का प्रभाव था। उसकी माँ का वो क्या था, रखेल कहा जाए, उल्टा सीधा जो भी शब्द यूज किया जाए कम ही है। उसके प्रभाव में आकर के मोहम्मद शाह रंगीला भी बहुत कुछ बेहतर करने की अगर बात किया जाए तो कर नहीं पाया। तो वहीं से उसी 1719 से 1748 के बीच में ही राज्य स्वतंत्र होने लगे। लेकिन जिस बंगाल का अध्ययन हम कर रहे हैं, चूंकि यहाँ हमने क्या रखा, बंगाल के नवाब की बात हो रही। इसके पहले जो लेक्चर हमारा है उसमें अगर देखा जाए तो हमने ये बताया था कि बंगाल के प्रति अंग्रेजों की रुचि क्यों इंटरेस्ट था बंगाल में, उनका क्यों आकर्षण का केंद्र बन गया बंगाल उनके लिए।
तो उसमें हमने बता दिया कि आर्थिक समृद्धि और बंगाल में अधिक थी। बंगाल की भौगोलिक स्थिति भी वहाँ जिम्मेदार थी, क्योंकि वो पूर्वी तट पर था और दुनिया में कहीं भी कुछ निर्यात किया जा रहा था कच्चा माल, तो एशिया का लगभग 60% निर्यात अकेले बंगाल करता था। इसे बात मैं कर चुका हूँ आपसे। ये सारी बातें आप कनेक्ट करने के लिए इसके पहले का जो लेक्चर 1 है उसको जरूर आप साथ करिए, आप बातों को हमारी समझेंगे। अब बाद हम बात करते हैं रूलर्स ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के नवाब, इनकी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज वंशावली पे बात करनी है। तो एक प्री का सवाल होता है, चाहे यूपीएससी की बात तो नहीं की जाएगी, हाँ क्रम लगाने के लिए यूपीएससी सवाल आपसे कर सकता है बंगाल के नवाबों का। लेकिन हम एक खास बात और है कि हमने ये सोच रखा था कि हम बंगाल को क्यों ना प्राचीन और मध्य दोनों में पढ़ें एक साथ, लेकिन मध्य और प्राचीन में ना जाने की वजह यह है कि अगर उनको ला के सेट कर दिया जाता है, प्राचीन में क्या स्थिति है और मध्य में क्या है बंगाल और आधुनिक में क्या है, अगर सभी शासकों के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो एक अच्छा सवाल, सबसे टफ सवाल प्री का सॉल्व हो सकता है। लेकिन चूँकि ये बहुत लेंदी हो जाता और आधुनिक को सवाल समझना आपके लिए कठिन हो जाता, इसीलिए उसको हम लोगों ने अलग कर रखा है कि बाद में उसको लेक्चर दे दिया जाएगा किसे, प्राचीन और मध्य में बंगाल की क्या स्थिति है। मध्य में देखा जाए तो एक लेक्चर का काम है, और एनिसेंट में देखा जाए तो उसमें भी एक ही लेक्चर में हो जाएगा आपका, 2 लेक्चर आपको मिलेगा तो आप बंगाल को कंप्लीट कर सकते हैं। सीधी बात है, इसमें पूरा फोकस बंगाल पर है, प्री और मेन दोनों पर हमारा है। लेकिन आपको मेडिवल में थोड़ा सा मैं ले जाना चाहूँगा, क्योंकि बात 1707 या मैं 1700 की कभी कर रहा हूँ आपसे, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि क्यों ना 1700 के पहले चले चलते हैं। 1700 के पहले की बात अगर किया जाए तो हमें जाना होगा मुगल काल से, मुगल साम्राज्य जो था इसके पहले जाना होगा, यानी मुगल साम्राज्य में ही बंगाल की स्थिति का नहीं वर्णन करना। आपको मुगल साम्राज्य से पीछे जब आप मुड़ के देखते हैं फ्लैशबैक स्टोरी, जैसे फिल्मों में चलता है, अगर ऐसी स्टोरी आप चला रहे हो तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में एक वंश है, उस वंश का नाम है तुगलक वंश। क्या नाम है? थोड़ा सा मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी बात करूंगा जरूर आपसे कि आप समझिए कि जिस बंगाल को हम ऐसे देखते हैं जिसमें उड़ीसा भी शामिल है और बिहार भी शामिल है, और जो वर्तमान के झारखंड और बिहार का हिस्सा तो वो भी शामिल है, और खास साथ ही जो बांग्लादेश वो भी शामिल था। किसके साथ शामिल था? बंगाल के साथ में। 1905 में विभाजन हुआ है, उसके बाद सब अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अगर आप, क्या ये विभाजन जो अंग्रेजों ने किया था 1905 में, इसी सवाल का आंसर आपको ढूंढना है कि क्या बंगाल का विभाजन उसके पहले भी किया गया है क्या? ये सवाल उठता है, कभी किया गया या नहीं किया गया? क्या अंग्रेजों ने ही किया था 1905 में? अब आपसे मैं कहूँ कि आप कमेंट करके बताइए तो फिर अच्छा ही रहेगा। आपको पता ही हो तो क्यों आप देखें किसी के वीडियो में, क्लास क्यों लेंगे? आज से ये मैं नहीं कहने वाला हूँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा ये चीज़ कि बंगाल का विभाजन मध्यकाल में एक बार हो चुका था। वो विभाजन नया नहीं था जिसको अंग्रेजों ने 1905 में किया था। यहाँ स्पेक्ट्रम में ये कहानी नहीं लिखी गई, आप किताब को पढ़ेंगे लेकिन आप स्पेक्ट्रम से बातों को नहीं पा सकते जब तक कि मेडिवल हिस्ट्री का आप मेडिवल में जा करके किसने ढूंढेंगे बंगाल को। तो बस 2 लाइन की बातें यहाँ हैं कि बंगाल का विभाजन तुगलक वंश का एक शासक था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MBT, यानी क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा लेकिन मूर्ख। क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा लेकिन मूर्ख है। और जो नहीं पढ़ा था वो मध्यकाल में अकबर बन गया, महान शासक बना। जो पढ़ा लिखा नहीं था, और जो पढ़ा लिखा था उसकी सारी पॉलिसीज फेल होने की वजह से उसे लोगों ने जीरो बना दिया, उसकी महत्ता इतिहास में नहीं रह गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने जब बंगाल को जीता, ये कहानी 1279 के आसपास होगी, डेट थोड़ा सा आप देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब किसे जीता? बंगाल को। तो कहा बंगाल पर शासन करने के लिए मैं बंगाल को 3 हिस्सों में
बांट दूंगा। कितने हिस्सों में बांट दूंगा? 3 हिस्सों में बांट दूंगा। यानी अगर ये कहा जाए कि यहां आपका उड़ीसा है, और उड़ीसा, बिहार और बंगाल, बांग्लादेश, ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है बंगाल। उसने क्या किया? कहा मैं इसे प्रशासन की दृष्टि से, जैसे उसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन है ना, कर्जन ने जैसे 1905 में कहा कि बंगाल में प्रशासन करना टफ है, इसलिए टफ है क्योंकि ये काफी बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा है कि शासन करना आसान नहीं है। तो उसने जैसे बांट दिया था किसे, बंगाल को, वैसे ही जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता था बंगाल को, उसने क्या किया? कहा कि देखिए मुझे प्रशासन करने में, प्रशासनिक कार्यवाहियों करने में और प्रशासनिक महकमे को नियुक्त करने में बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, किसे 3 भागों में बांट देता हूँ। किसे? बंगाल को। तो उड़ीसा अलग 1905 में, क्या कहते हैं, पूर्वी पश्चिम बंगाल अलग, तो यहाँ पर भी तो 3 स्तरों में बांटा गया था। तो वही 3 प्रशासनिक संभागों में बांटा किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे बांटा? बंगाल को। कैसे? ये है उत्तरी बंगाल, और ये है पूर्वी बंगाल, जिसमें आपका बांग्लादेश भी शामिल था, ध्यान रखिएगा। यानी कहा, यहां से आप कनेक्ट करेंगे इसको ऐसे, तो ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है? पूर्वी बंगाल। और जो बचा था निचला हिस्सा, ये पूर्वी बंगाल आपका है, और जितना निचला हिस्सा था यानी उड़ीसा का और थोड़ा सा बांग्लादेश का, ये पूरा कहलाया दक्षिणी बंगाल। यानी कि प्रशासकीय संभागों में बंटवारा सबसे पहले, कर्जन से भी पहले किसने कर दिया था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था। तुगलक वंश का शासक है, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन सारी पॉलिसी फेल होने के कारण से इतिहास में उसे बहुत अच्छा शासक नहीं माना गया है। इसी के बारे में भी कहा गया कि जब इसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, इसी के बारे में कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा नीतियां बनाता था, फेल होता था। अब आपकी पीढ़ी के लिए एक सवाल है आपसे, मैं अगर ये कहूं कि तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तरी बंगाल की राजधानी किसे बनाया था, तो आपसे ये मैं कहूं कमेंट में बता दीजिएगा। तो कोई अच्छी बात है क्या? शायद नहीं अच्छी बात है। आप कहाँ ढूंढेंगे, परेशान होंगे। तो उत्तरी बंगाल की राजधानी को बनाया इसने किसे? लखनौती को। किसे बनाया? लखनौती। और जो पूर्वी बंगाल था, यानी बांग्लादेश में एक स्थान है सोनार गांव, आमार सोनार बांग्ला है ना, तो सोनार गांव यानी पूर्वी बंगाल की राजधानी बना दिया किसे? सोनार गांव को। अब आप समझेंगे मेरी बात। और जब दक्षिण बंगाल गया तो राजधानी बना दिया सतगांव को। अब आप मेरी बात समझ गए। ये विभाजन पहले भी हो चुका था, ये कोई नई बात नहीं थी। अब जब मुगल साम्राज्य का समय आया तो मुगलों ने क्या किया? इस प्रशासकीय संभाग को तोड़ करके एक कर दिया। यानी जो विभाजन तुगलक करके गया था बंगाल का, धीरे धीरे मुगलों का जब समय आया तो उन लोगों ने क्या किया? प्रांतों का एकीकरण करने में इसे एक कर दिया। किसे? बंगाल को। अब बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन के रहा, लेकिन इसकी दशा कब खराब हुई? इसकी दशा खराब होने वाली है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तब। चलिए, इतनी बातें अगर आप समझ गए तो मेडिवल की कुछ बातें मैं आपको बता दिया हूं, पूरी बात अभी वहां मैं करने वाला आपसे नहीं हूं। तो चलते हैं क्या
1700 का बंगाल, यानी 1700 ईस्वी में बंगाल क्या था। 1700 में मरा नहीं कौन, औरंगजेब अभी है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने बंगाल पर प्रशासन करने के लिए 2 को नियुक्त किया। एक बना सूबेदार और एक बना दीवान। सूबेदार कौन बना, अजीमुशान, और दीवान बना मुर्शीद कुली खां। आप कहेंगे सर आप क्या कारण है कि आप मुर्शीद कुली खां और इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले नवाब ही तो कौन है, मुर्शीद कुली खां ना। क्योंकि बंगाल को पढ़े तो आपको यहाँ आना होगा। औरंगजेब ने बनाया किसे, मुर्शीद कुली खां को दीवान यानी फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, और सूबेदार बना दिया किसे, अजीमुशान को। अब एक बात और आपको यहाँ देखना है कि से 1700 की बात है, कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलता है कि 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को सूबेदार बना दिया था, कहाँ का, बंगाल का। ये भी बातें मिलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि 1717 में बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां को फर्रुखसियर ने बना दिया था। अब दोनों बातें हैं, थोड़ा डेट का कंट्राडिक्शन होता है। 1717 ज़्यादा सटीक बैठता है ना। हाँ, 1717 ही सटीक बैठता है, क्योंकि 1707 के बाद ही सभी राज्य को स्वतंत्र होना है ना, उसके पहले नहीं। तो मुर्शीद कुली खां, अब एक बात और आपको है जानना चाहिए कि इनकी जो वंशावली, चूंकि आप बंगाल के नवाब को पढ़ रहे हैं और हमने कहा कि उनका क्रम आपको पता होना चाहिए, तो बंगाल में सबसे पहले सूबेदार बनने वाला मुर्शीद कुली खां ही तो है। अगर मुर्शीद कुली खां है तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, और मुर्शीद कुली खां के बाद जो आएगा उसका नाम है शुजाउद्दीन। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका समय अगर मैं बात करूं 1717 से 1726 का है। तो इस डेट को अगर आप देखते हैं तो ये कंफर्म हो जाते हैं कि फर्रुखसियर ने इसे क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। अब डेट कंट्राडिक्शन फिनिश, कोई विवाद डेट नहीं रह गया आपका। फिर उसके बाद बंगाल का जो नवाब बना उसका नाम है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन का मतलब सुझा देगा, ध्यान रखिएगा, शुजाउद्दीन के समय की बात करेंगे 1726 से लेकर के इसका समय है 1729 का, 26 से 29 आएगा। शुजाउद्दीन के बाद एक आता सरफराज, बाद लंबा नाम उसका है, लेकिन सरफराज का नाम आएगा। सरफराज वो एक मूवी है, कौन सी, पीके वाली नहीं बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सरफराज खान एक हीरो था, उसका नाम है क्या, बादशाह हीरो था जिसकी हत्या सुशांत सिंह, हाँ सुशांत सिंह उसमें सरफराज ही बने हुए हैं। सरफराज का समय है 1739 के आसपास आता है, ये तो 26 से 29 रहता है, ये आएगा 39 से लेकर के कहीं 41 मिलेगा, कहीं 40 मिलेगा। और सरफराज के अधीन ही एक नायब रहेगा जिसका नाम होगा अलीवर्दी खां। और जो सरफराज का नायब रहता है, नायब सूबेदार रहता है, सरफराज तो नवाब है लेकिन उसने किसी को नियुक्त किया था नायब सूबेदार, उसका नाम था अलीवर्दी खां। अभी मैं सबके बारे में आपको अच्छे बताऊंगा, ऐसा मत सोचिएगा। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां किसके बाद आएगा, सरफराज के बाद 1741 से आपको मिलेगा ये 1756 तक इसका समय होगा सरफराज अलीवर्दी खां का। और अलीवर्दी खां के बाद उसी का दौहित यानी कौन, बेटी का बेटा कौन आएगा, सिराज आएगा, नवाब सिराजुद्दौला। और सिराज जब आएगा तो सिराज का समय 1756 से 1757, बहुत लंबा समय नहीं है। एक साल में क्या करेगा, अंग्रेजों की हालत खराब कर देगा। सिराज के बाद दगाबाज, धोखेबाज, बंगाल के इतिहास में, भारतीय इतिहास में धोखा ही धोखा अगर कहीं है
धोखे पे धोखा, इतना धोखा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं दे सकती है जितना धोखा बंगाल के इतिहास में है। धोखे पे धोखा शुरू मीर जाफर, क्या कहूं इसके बारे में। यानी मीर जाफर ने क्या किया, धोखे पे धोखा, सब धोखेबाज हैं यहाँ। तो इसका समय 1757 से 1763, 57 से 63, इसको धोखे से ही मिलता है गद्दी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, 1757 से 63 नहीं जाएगा, 60 जाएगा, पहले 3 साल ही रहेगा। यानी 1757 से 1760 एक बार आएगा, दोबारा फिर जाफर आएगा। 1763 से 1765, ध्यान रखिए। थोड़ा सा सन का मामला ऐसा तो होता रहता है, जो डेट होते हैं, डेटा कुछ उधर होते हैं। इसी बीच में जो 1760 से का समय है और 63 का, मीर जाफर के बाद ही मीर कासिम है, ध्यान रखिएगा। मीर कासिम 1760 से 63 के बीच है, ध्यान रखिएगा आप, उसका समय यही है। लेकिन मीर जाफर 2 बार बनता है। ये वो दगाबाज धोखेबाज हैं जो सोने और चांदी के लिए अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए। अंग्रेज यही चाहते भी थे कि वो कठपुतली बना ले जाएं किसे, इन लोगों को, और ये बन भी गए। अब हम एक एक किस्म बात करने वाले आपसे। पहले बात करेंगे मुर्शिद कुली खां की, फिर बात करेंगे सबको सुझाव देने वाला सुजाउद्दीन की, उसके बाद बात करेंगे एक जैसा नाम वैसा काम सरफराज, जैसे नाम सरफराज का, राजशाही का जिंदगी जीना, कोई परवाह न करना बंगाल में हो क्या रहा है। चद्दर तान के सोता था, जैसे आप सो करके आए हैं, क्लास ले पे सो करवाए हैं, वैसे ही। अलीवर्दी खां, जो जिसके अंदर भय है, ज़्यादा छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगी, नहीं छोड़ोगे तो शहद पिलाएंगी। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों को कहा है। लेकिन इसी का दौहित्र है सिराज, जिसने सब कुछ नहीं किया। लोग इसके पहले के जितने नवाब हैं शांत हैं, लेकिन छेड़ा किसने अंग्रेजों को, सिराज ने। सिराज से रहा नहीं गया। कहानी शुरू होती है मुर्शिद कुली खां से, लेकिन सारा बदला किसने लिया अंग्रेजों से, सिराज ने लिया। लेकिन धोखे पे धोखा करते गए लोग, इसीलिए हार गया। प्लासी और बक्सर तक पहुंचने में सिराज का ही 100% हाथ है, किसी और का नहीं है। सिराज नहीं होता तो प्लासी नहीं होता, और प्लासी नहीं होता तो बक्सर के होने का कोई चांस नहीं होता। अगर ये लोग विद्रोह कर दिए तो पहले से मुर्शिद कुली खां से के समय से ही, तो शायद इतिहास भारत का कुछ और होता। तो इतनी बातें आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक एक को ढूंढते हैं। पहले हम मुर्शिद कुली खां के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि मुर्शिद कुली खां बंगाल को कैसे उससे मिल गया, ये सवाल ढूंढना है आपको पहले। चलिए, तो मुर्शिद कुली खां हमने कहा कि 1700 में ही ये कहा जाए कि जब औरंगजेब जीवित था, उसी समय मुर्शिद कुली खां बंगाल में था। यानी ये कह सकते हैं कि 1701 में ही, कब 1701 में ही मुर्शिद कुली खां को बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसे सूबेदार नहीं बनाया गया था। कहीं कहीं ये भी बातें निकल के आती हैं क्या, कि 1701 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या बना दिया था, सूबेदार बना दिया था। क्या बना दिया, सूबेदार, 1701 में। लेकिन बड़ा ही चालाक था, कौन, मुर्शिद कुली खां। इसी कहानी में आपको सुनाऊंगा अलग से मुर्शिद कौन है, जैसा नाम वैसे है भी, मत सोचिएगा आप। 1704 का समय था। 1704 में इसे लगा कि क्यों ना हम किसी डिस्टर्बेंस में ना फंसे, और हम क्या करें, अपनी राजधानी को बदल देते हैं। बड़ा होशियार था। कहा कि सूबेदार तो है, वही नवाब नहीं बना, ध्यान रखिएगा। नवाब बनेगा 1717 में। अभी क्या है, अभी सूबेदार है। अभी बंगाल स्वतंत्र भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बंगाल अभी स्वायत्त नहीं है, स्वायत्त होगा 1719 के बाद।
यानी जब मोहम्मद सर रंगीला आएगा तब कहानी को लिंक करो तो मज़ा आएगा, समझ भी जाओगे, और नहीं लिंक करोगे तो नहीं समझ पाओगे। ये अच्छे समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। साउथ की मूवी जैसी ही कहानी बंगाल की है। ये दक्षिण भारत में फिल्में होती हैं, ब्रेन को रोक के चलाती हैं आपके, आप बहुत कुछ सोच नहीं सकते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों को आप देखते हैं तो आप बता देंगे आगे क्या होने वाला है। साउथ में हमेशा किक है, तो यहाँ भी किक है, बंगाल में भी। थोड़ा सा समझना चाहेंगे तब, क्योंकि यहाँ सन वाला मामला फंसाता रहता लोगों को, और यहीं आकर के ये क्वेश्चन से लोग प्री एग्जाम में फेल हो जाती हैं। जाने रही बात हमारी। चलिए 1704 में 1701 में औरंगजेब ने कहा इसको बना दो क्या सूबेदार, जाके खेल लो बेटा, तुम बंगाल दे दिया हो, खेलो, सूबेदार हो तुम। खेलना शुरू किया। इसे डर लग रहा था अंग्रेजों से, अंग्रेजों से डर रहा था। कहा कि ऐसा कर तो राजधानी बदल देते हैं अपनी। तो इसने एक स्थान था, उसका नाम था मकसूदाबाद, और मकसूदाबाद वर्तमान के बांग्लादेश में है, जहां पर एक ही धर्म के दुर्दांत लोग रहते हैं। मतलब समझ सकते हैं, खाना बदोश जिंदगी जीने वाले पसमादा मुसलमान रहते हैं कहाँ? बांग्लादेश में। आप भारत की बात करें तो भारत में पसमादा जो मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ही पाए जाते हैं। भारत के कुछ राज्यों में ये दिखते हैं, संपूर्ण भारत की बात किया जाए तो बहुत कम ही दिखते हैं पसमादा। चूँकि भारत में अगर ये कहा जाए कि उनके लिए बहुत सारी नीतियों को बना करके उन्हें, पसमादा मीन्स होता पीछे मुसलमान, उनको आगे लाया गया है। लेकिन बांग्लादेश आज भी पसमादा मुसलमानों का गढ़ है। कैसे? मुंह जब वो खोलते हैं तो हम लोगों का दांत चमकता है, लेकिन इन मकसूदाबाद वालों का दांत, साउथ की मूवी देखिएगा, किराए पर उनको लाया जाता है। बहुत सारी तेलुगु फिल्में बनती हैं तो जिससे खलनायक अधिकतम मकसूदाबाद से लाए जाते हैं। बॉलीवुड किसी मूवी में अगर ऐसे किसी लाया गया है जो साइड में मार खाने वाले होते हैं, उनको आप ध्यान दीजिए, मकसूदाबाद वाले हैं वो। मकसूदाबाद और म्यांमार का बड़ा गहरा संबंध है। थोड़ा सा विश्व इतिहास पढ़िएगा तो आप मेरी बातों को बखूबी समझ सकते हैं। तो मकसूदाबाद क्या किया, राजधानी जो ढाका थी, किसकी? अब याद रखिएगा, ढाका बात पहले मैं कर चुका हूँ आपसे, है ना। जो राजधानी ढाका थी, यानी 1704 के पहले किसकी? बंगाल की राजधानी ढाका थी। इसका नाम ढाका क्यों पड़ा, जरा पता करिएगा आप। ऐसा कौन सा कारण है ना, क्यों पड़ा है पता करिएगा आप। तो ढाका से इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया कहाँ? मकसूदाबाद, और इसका नाम रख दिया मुर्शिदाबाद। वाह वाह, क्या नाम रखा? मुर्शिदाबाद। यानी कि अपने नामकरण कर दिया। क्या नाम रख दिया? मकसूदाबाद से बन गया क्या? मुर्शिदाबाद। अब आप समझ गए होंगे, यानी डर और भय की वजह से ऐसा उसने किया था, नहीं तो वो करता नहीं। अब समय धीरे धीरे निकलता गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो ही रहा था और शासक बादशाह बदल रहे थे। मैंने इसके पहले बताया ही था कि कौन कौन बादशाह था। और जब आया समय किसका? फर्रुखसियर का, है ना, किसका? फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर का अगर समय की बात किया जाए तो क्या है, कब समय है इसका, जानते हैं आप? है कब समय इसका है फर्रुखसियर का? फर्रुखसियर की बात हो रही है, एक ही साल का इसका समय, 12 से 13, 1712 से 1713। जरा ये देखिएगा कि शाही फरमान कब जारी हुआ। ये तो विवाद हुआ ना यहाँ। हाँ, तो कब समय इसका रहा होगा? यानी कि 1712 से 1713 जहांदार शाह है ना, और 13 से 19, ठीक बेटा, 1713 से 1719। मैंने इसीलिए कहा कि पढ़ लीजिएगा और पढ़ के आइएगा, बहुत कंसंट्रेट रहोगे तब, चूंकि 1717 की बात आ रही। तो फर्रुखसियर बना क्या?
बादशाह बुझते हुए चिराग मुगल साम्राज्य का। इसने 1717 में किसे, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का बना दिया सूबेदार। और उसी 1717 में उसने जारी किया शाही फरमान, जो अंग्रेजों के लिए कहलाया मैग्ना कार्टा। जानना है तो पिछले लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा, जो लेक्चर 1 हमारा है उसमें आपको मिल जाएगी इसके बारे में जानकारी। तो इसने बना दिया सूबेदार, किसे बना दिया, मुर्शीद कुली खां को। यानी मुर्शीद कुली खां को सूबेदार कैसे नियुक्त किया, फर्रुखसियर ने। लेकिन 1701 की बात चल रही है, यहां जो नियुक्त कर दिया गया था, यहां सूबेदार ना कहा जाए, सूबेदार भी कहिए या कहिए कि नवाब जैसा हो गया। कौन, 1717 में ये समझिए नवाब बन गया, मतलब इसके पास आज़ादी अधिक हो गई। ये मुगलों को राजस्व इकट्ठा करता था और दे देता था। किसे देता था, ये मुगलों को प्रतिवर्ष राजस्व इकट्ठा करता था और भेज देता था। बस यही एक विवाद की बात रहती कि 1701 में मुर्शीद कुली खां सूबेदार बना था, क्या था। आप इसे दीवान कहिए, चूंकि शक्ति तो अधिक थी, औरंगजेब ने इसे शक्ति अधिक दे दिया था और यहीं से इसे बंगाल के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया था। इस बात को समझिएगा। यानी 1701 से ही मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के निर्माण की, उसकी आर्थिक समृद्धि की नींव रख दी थी। लेकिन वास्तविक शासन की शुरुआत उसके कब होगी, 1717 से 1726 की होगी। कोई कंफ्यूजन में आप मत जाइएगा। अब दूसरी बात यह है कि शाही फरमान जो मैंने कहा फर्रुखसियर का, जो 1717 में जारी हुआ था शाही फरमान, जिसे आप मैग्ना कार्टा कहते, 3 शर्त लगा दिया था उसमें। 3 शर्तों के बारे में इसके पहले के लेक्चर में हमने बाकायदा बहुत अच्छे से बखूबी बता दिया है। एक बात और है कि 1717 में स्वतंत्र शासक बनने के बाद मुगल शासक को मात्र क्या देता था, ये टैक्स पे करता था। यानी हम सूबेदार ना लिख करके सीधे इसको लिख देते हैं, बंगाल का स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां बना 1717 में। अब सूबेदार का कंफ्यूजन खत्म हो गया आपका। यानी कि 1717 में फर्रुखसियर ने इसे बंगाल का स्वतंत्र शासक बना दिया। लेकिन कहा क्या कि तुम मुझे टैक्स पे करते रहना, ऐसा मत करना कि मुझे समय से टैक्स ना पे करो। उसी समय एक गलती हो गई। फर्रुखसियर ने जो शाही फरमान जारी किया था, क्या जारी किया था, शाही फरमान, जिसे लोग दस्तक कहते थे। दस्तक का मतलब एक पास है, ध्यान रखिएगा। दस्तक क्या है, पास था। कैसा पास, व्यापार करने का पास। और इस दस्तक का जिसे जारी किया था फर्रुखसियर ने, इस दस्तक का विरोध लोगों ने नहीं किया। इस शाही फरमान का विरोध करने वाला होगा सिराज, जो खाएगा धोखे पे धोखा। उसके पहले जितने हैं सब कोई भी विरोध इसका नहीं करेंगे। दस्तक की पूरी कहानी पिछले लेक्चर में बाबा मैं करूँ, आप देख सकते हैं वहाँ। तो दस्तक जब उसने जो यानी कि परमिट एक लाइसेंस है व्यापार करने का, 2 बातें हैं बता दूंगा कि आप दस्तक का दुरुपयोग कैसे हो रहा था। यानी हमें ये जानना चाहिए बंगाल की समृद्धि को ख़त्म करने वाला दस्तक ही है। दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। दस्तक का दुरुपयोग 2 तरीके से हो रहा था। पहला तरीका क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वो दस्तक का प्रयोग अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार में इसका प्रयोग करने लगे। तो गलत है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई सामान खरीदो बेचो तब आप दस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा किसने जारी किया था, फर्रुखसियर ने दिया था, और जॉन सुरमन और डॉक्टर हैमिल्टन की वजह से दिया था। आप कहानी को जानते हैं। तो ये तो समस्या ये थी कि दस्तक दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर्मचारी थे, अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो माल आता जाता था उसको आप खरीद रहे हैं, कच्चा माल सप्लाई दे रहे हैं, ला रहे हैं, वहाँ आपको टैक्स पे नहीं करना, आप बच जाएंगे। और ये भी कहा गया था आप बंगाल भी, उड़ीसा में भी बच जाएंगे, और उड़ीसा तो उसी किस्सा था, सूरत में बच जाएंगे। कहानी मैंने आपको बताया था, 3000 10,000 की कहानी है। इसके बाद भारतीय व्यापारी जो होते थे
उनको भी जब व्यापार करते थे तो उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता था। किसे? नवाब को, नवाब को या जो भी शासक होता था। तो भारतीय व्यापारियों को भी क्या कर दिया गया, कोई भी दस्तक कौन देता था? अंग्रेज। यानी भारतीय व्यापारियों को अंग्रेजों द्वारा दस्तक दिया गया कि आप भी परमिट लो, आप भी खरीदो, आप भी टैक्स ना पे करो। यानी भारतीय व्यापारी भी इसका दुरुपयोग कर रहे थे, साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी तो भी दुरुपयोग कर रहे थे। तो नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान बंगाल के उस नवाब का होगा जिसका आय राजस्व पे ही निर्भर था। अब इसका जब दुरुपयोग चल रहा था तो दुरुपयोग का विरोध कौन कौन नहीं किया, सवाल पूछा गया एग्जाम में। कौन कौन था? मुर्शीद नहीं करेगा विरोध, मुर्शीद नहीं करेगा, जो सुजाउद्दीन है वो भी नहीं करेगा, सरफराज भी नहीं करेगा, है ना, अलीवर्दी खां भी नहीं करेगा। यानी चारों विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसका विरोध करने वाला सिराज है। मैंने कहा भाई कई बार कहा। तो दस्तक के दुरुपयोग को आप बखूबी समझे कि दस्तक का दुरुपयोग की शुरुआत मुर्शीद कुली खां के समय से हुई। आप इस गफलत में मत पड़िएगा कि दस्तक की शुरुआत सिराज के समय से हुई है, या आप नहीं कह सकते दस्तक का दुरुपयोग सिराजुद्दीन के समय में शुरू हुआ। सिराजुद्दीन नहीं, दस्तक का दुरुपयोग तो मुर्शीद कुली खां के समय से चल रहा था, लेकिन मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी बदल करके शासन सत्ता चलाना चाहता था। वो अंग्रेजों से डरता था, उलझना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब क्या मैं ये कहूँ कि मुर्शीद कुली खां ने कोई काम नहीं किया? क्या उसके पास कोई सराहनीय कार्य नहीं रहा? तो गलत होगा। मैं आपको बताता चलूँ इस बात को कि मुर्शीद कुली खां के कुछ बहुत अच्छे कार्य भी रहे हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। मुर्शीद कुली खां ने क्या किया आर्थिक समृद्धि के लिए? अब ये कहा जाए कि मुर्शीद के कार्य क्या थे। कार्य की बात किया जाए तो सबसे पहले उसने क्या किया, जो उसके यहाँ छोटे जमींदार थे, जमींदारी प्रथा चल रही थी, जो उसके यहाँ छोटे जमींदार थे उनकी भूमियों को खालसा भूमि घोषित कर दी। लीजिए, अब खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि, कि जो भी आएगा राजस्व नवाब लेगा, यानी मुर्शीद कुली खां लेगा। इसने बंगाल को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए ऐसा किया कि छोटे जमींदार को उनकी भूमियों, जो उनके पास भूमि होती थी, जो स्वामी थे, उनको क्या घोषित कर दिया? खालसा भूमि। अब जो एक फायदा और था, तो क्या बड़े जमींदारों ने साथ नहीं कुछ किया? तो जो बड़े जमींदार थे उनको सैन्य सुरक्षा दे दिया। क्यों दिया सैन्य सुरक्षा? क्योंकि अगर उनको सैन्य सुरक्षा दिया जाएगा तो जब बड़े जमींदार राजस्व वसूल के ला करके दे देंगे किसी मुर्शीद कुली खां को। इसने क्या किया? किसानों के लिए तकाबी ऋण का प्रारंभ किया। ये सब सुधार है किसके? मुर्शीद कुली। तकाबी ऋण का सुधार किया और कर की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया, यानी कर वसूली का जो था उसको आसान बनाया। तो अगर ये कहा जाए कि मुर्शीद कुली खां ने बहुत कुछ किया है, इसके अलावा सिर्फ दस्तक का ही दुरुपयोग नहीं रोका या किसी भय में उसने ऐसा नहीं किया, बाकी सारी की चीज़ें उसने अच्छा किया, गलत कुछ भी नहीं किया है। अब बात ये उठती है कि जो मुर्शीद कुली खां है इसके एक स्वतंत्र राज्य कब बना लिया? तो स्वतंत्र राज्य का जब से आप सवाल किया जाएगा तो 1701 में मत जाइएगा, आपको 1717 में आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चुपकी चोरी वाली स्वतंत्रता इसके पास थी। इसने, मैंने कहा कि नई भू राजस्व व्यवस्था शुरू किया। ये जो नई, ये क्या है? छोटे जमींदार को भूमि, उनकी भूमि को खालसा भूमि घोषित किया, बड़े जमींदारों को सैन्य सुरक्षा प्रदान किया जिससे वो कर वसूल करके ला के दे सकें। और दूसरी बात यह है कि तकाबी ऋण का प्रारंभ किया। इसके साथ ही साथ एक प्रथा और शुरू किया जिसे कहा जाता है इजारेदारी। इजारेदारी प्रथा का भी इसने प्रारंभ किया। किसने? मुर्शीद कुली खां ने।
इजारेदारी व्यवस्था में जानते क्या होता था? किसानों का इतना शोषण किया, जो कर वसूलते थे ना, कर वसूलने वाले, जैसे जो कर वसूलोगे, आपसे कहा गया कि आप फला एरिया से कर वसूल के लाओ, कर वसूलोगे कितना, 100 रुपये, तो उसमें से 10 रुपये वसूल करने वाले को मिल जाएगा, और 90 रुपये किसे चला गया, नवाब को मिल गया। लेकिन वो जो वसूली करता था वो किसानों से अधिक वसूल करता था, और किसे, नवाब को कम देता था। यानी किसानों का शोषण किससे शुरू हुआ? जो इजारेदारी प्रथा थी उससे। यानी इजारेदारी ने किसानों के शोषण में क्या कर शुरू कर दिया, वृद्धि कर दिया। इतना शोषण किया किसानों का बंगाल में, कहिए मत। अब मुर्शीद कुली खां जब धीरे धीरे स्थापित हुआ, अपने आप को 1770 में स्वतंत्र कर पाया था। वो स्वतंत्र करने के बाद उसने मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा व्यक्त किया। कहा, महोदय मैं तो आपके क्या हूँ, मैं तो आपके अधीन ही हूँ, और मैं आपको नजराना पेश करता हूँ। कैसा नजराना? ऐसा नजराना कि हमेशा खुश रहो। प्रतिवर्ष आपके दरबार में मेरे द्वारा एक निश्चित राजस्व भेजा जाएगा, जिससे आप हमेशा खुश रहिए, आपको कोई नुकसान मैं नहीं करने वाला हूँ। और मुगलों ने किसके भरोसा कर लिया? मुर्शीद कुली खां पे। उसने इस बात के भरोसा दिलाया, और उसने इस बात का ध्यान रखा कि बंगाल में जो कुलीन वर्ग है, यानी जो बड़े जमींदार हैं, उनको अगर हम सही से व्यवस्थित कर ले जाएंगे तो बंगाल में धन वर्षा हो जाएगी। और यही धन वर्षा ही बंगाल को बना दिया सोने की चिड़िया। लेकिन आप ये समझिएगा कि मुर्शीद कुली खां द्वारा किए गए इन सारे सुधारों में ऐसे भी लोग तो हो सकते हैं जो मुर्शीद कुली खां का सबसे अधिक विरोध करते हैं। बहुत सारे नाम है, जैसे सीताराम रे, और एक नाम है उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। 3 ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल में मुर्शीद कुली खां की नीतियों का घोर विरोध किया है। अब ये सारी चीज़ चल रही थी, इसी बीच में 1726 तक का सफ़र मैंने आपको बता दिया। और कौन निकल लिया? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां की डेथ हो गई। जब मुर्शीद कुली खां की 1726 में डेथ हुई तो अगला शासक आ गया, वहाँ मैं चलता हूँ। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, जहाँ तक मुझे पता है आसानी से आपको। अब हम कहाँ चलेंगे? मुर्शीद कुली खां के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसे? सरफराज को। किसे पढ़ेंगे? नहीं, सुजाउद्दीन को। भाई गलत बात, हम किसे पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, सुजाउद्दीन को, जो इतिहास में एक ऐसा शासक जिसने सबको सुझा दिया, मेरा मानना है सब भाई। बंगाल में आया मुर्शीद के बाद सुजाउद्दीन। इसका समय शुरू होगा 1726 में। जैसे ही किसकी मृत्यु हो गई? मुर्शीद कुली खां की। अब सुजाउद्दीन क्या बना? बंगाल का नवाब बना। और सबसे खास बात यह रहा कि इसने भी अयोग्य था, ये योग्य नहीं था सुजाउद्दीन। इसने प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने के लिए अपने पास प्रशासनिक सलाहकारों की नियुक्ति की। बड़ी अजीब बात है। इसे आईएएस जरूरत पड़, इसको आईएएस चाहिए था, क्योंकि उसमें आईएएस का एग्जाम नहीं होता था, एग्जाम करवा के ये नियुक्त करता लोगों को। यानी इसने का क्या किया? प्रशासनिक सलाहकार की नियुक्त किया, और प्रशासनिक सलाहकार बनाया किसे? आलम चंद, एक नाम हो, वित्त विशेषज्ञ बना उसको। कहा कि तुम मेरा पूरा का पूरा क्या देखोगे? आलम चंद से कहा कि आप मेरा खजाना लूटो। ऐसे लोगों को इसने क्या किया? नियुक्त किया। जगत सेठ को, जो साहूकार था, उसे भी शामिल किया। जगत सेठ को भी शामिल कर लिया किसने? जगत सेठ का मतलब कि फतेह चंद नाम था इसका, इसको जगत सेठ कहते थे। फतेह चंद इसका नाम था, इसको भी शामिल कर लिया। और अली वर्दी खां से कहा कि आप भी शामिल हो जाओ। आ रहा है अब कौन? अली वर्दी। यानी सुजाउद्दीन के ही सलाहकारों में अली वर्दी खां है। कितना पेशेंस है। बंगाल का नवाब बनेगा भविष्य में वो। अली वर्दी खां भी इसकी प्रशासनिक सलाहकार की वर्दी पहन लिया था। कौन? अली वर्दी खां। और उसके साथ में हाजी अहमद खां। इतने लोगों को बना करके इसने, हाँ, 4 सचिव,
अलग अलग विभागों के बना दिया, कहा मुझे सलाह दो हर कि प्रशासन कैसे चलाना है, यानी सुजाउद्दीन। और उसे इन प्रशासनिक सलाहकारों में सुजाउद्दीन को सबसे अच्छा कोई अगर लगा तो अलीवर्दी खां लगा। अलीवर्दी खां को उसने क्या किया, वर्दी पहनाया, कहा बेटा ऐसा है कि आप मेरे ज्यादा भरोसेमंद हो। तो कहा कि 1739 में उसने क्या किया, अच्छा समय गलत हो जाएगा, मतलब सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का, समय में नहीं क्लियर हूं बाद में बता दूंगा आपको, बिहार का नाइब, यानी कह सकते कि नायब सूबेदार बना दिया बिहार का अलीवर्दी खां को। अब उसी बीच में बनाया और उसी बीच में निकल लिया कौन, सुजाउद्दीन। कहानी खत्म। इससे सुजाउद्दीन के पास कुछ है नहीं बताने के लिए, दस्तक को रोक नहीं पाया, जो भी अंग्रेज कर रहे थे उससे कोई परवाह नहीं थी, किसे, सुजाउद्दीन। ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, चाह के भी कुछ डर लोगों के अंदर था, तो ये कहानी सुजाउद्दीन की थी। अब किस लड़ना ही नहीं चाहते थे, लड़ना ही नहीं, जैसे आप लोग सोते हैं पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वैसे ये लोग भी नकारा थे पूरी तरह। और सुजाउद्दीन के बाद आ रहा है सरफराज खां। आज जा करके पीके मूवी देख लो, सुशांत सिंह राजपूत और आमिर खान की, ठीक है। सुजाउद्दीन का पूरा नाम है आलम उद्दौला हैदर जंग सरफराज खां, बड़ा लंबा नाम, लेकिन साहब उसे हम किस नाम जानते हैं, सरफराज खां के नाम से जानते हैं। ये जब नवाब बना तो ये बना है 1729-30 में, यही समय ना, क्या समय लिखा था आपने, 1729-30 में कौन बना, सरफराज। एक बात और ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खां को सुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया था 1729 में, 39 ना कह के आप 29 में नियुक्त किया था, उसके बाद मर गया था। अब बिहार की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी, अलीवर्दी खां। नायब सूबेदार था, सूबेदार नहीं नायब सूबेदार, यानी कई सूबेदारों की नियुक्ति उसने कर रखी थी। सरफराज की खास बात यह है, यह बहुत निष्क्रिय इंसान है, मतलब प्रशासनिक दृष्टि से सरफराज लापरवाह, बहुत निष्क्रिय था और अयोग्य भी था। और इसकी अयोग्यता का ही कारण ऐसा बना कि मुगल दरबार में इसके बारे में कहानी बता दी गई कि यह नाकारा है, जो राजस्व की वसूली करता है सही से कर नहीं पाता। यही कारण है कि मुगलों को वह कम मात्रा में राजस्व दे पाता था, क्योंकि यह प्रशासनिक दृष्टि से सरफराज क्या है, एक अयोग्य नवाब है। उसी बीच में दो थे, कौन कौन, जो गलती सुजाउद्दीन ने किया था, सुजाउद्दीन ने भी अयोग्य था। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए उसे नियुक्त किया था प्रशासनिक सलाहकार। उन प्रशासनिक सलाहकारों में आपने भी देखा था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के साथ कौन था, हाजी अहमद खां, और एक नाम जगत सेठ यानी फतेह चंद भी था। इन तीनों ने मिल करके सरफराज खां की अयोग्यता पे क्वेश्चन मार्क लगाया और कहा बेटा तुम्हें गद्दी पे नहीं रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम राजस्व की वसूली करके मुगलों को भेज नहीं पा रहे हो। और मुगलों से संपर्क साध लिया किसने, अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां के नेतृत्व में विद्रोह का प्रारंभ हुआ, किसके साथ, सरफराज के साथ। अब जैसे शुरू हुआ तो एक स्थान है गिरिया का युद्ध, बहुत चर्चित इतिहास में, क्या, गिरिया का युद्ध। और इकट्ठा हुए कौन, अलीवर्दी खां और सरफराज। और यहीं पर सरफराज को, यानी सवाल पूछा जाए आपसे कि गिरिया का युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे 1740 में हुआ। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां ने हरा दिया, किसे हराया, सरफराज को हरा दिया।
बुरी तरह पराजित किया। क्यों? अयोग्यता के कारण। जैसे इतिहास में सल्तनत में देखते हो, गुलाम वंश में देखते हैं किसे, इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगामी की स्थापना की, तो उन्हीं 40 तुर्कों 40 सरदारों के बीच से निकला था बलबन, जिसने इल्तुतमिश के वंश को समाप्त कर दिया था। तो वही सेम है मामला यहाँ। मैंने कहा धोखेबाजों का इतिहास, बंगाल का इतिहास, ये बात बार बोल रहा हूँ, ये धोखेबाजों का इतिहास है। अलीवर्दी खां ने सरफराज को गिरिया के युद्ध में हरा दिया और बंगाल का नवाब बना कौन? अलीवर्दी खां। अब आ गया मामला, अब कौन बना नवाब? अलीवर्दी। वर्दी उतार दिया, कहा वह आ रहे हैं। अलीवर्दी खां बंगाल का क्या बना? नवाब। उसका समय आप कहिए 1741 कहिए चाहे 1740 कहिए, उसी बीच में बना। यानी कि अलीवर्दी खां 1741 कहिए या आप 40 कहिए से कहाँ जाएगा? 1756 जाएगा। कितना समय रहेगा? इसने भी अलीवर्दी खां की अगर बात किया जाए तो लगातार ये कहा जाए कि जब इसका समय था, इसके समय के पहले खास बात ये थी, मराठे चाहते थे कि बंगाल को हम ले लें। मराठों ने बंगाल पर लगभग 8 वर्षों तक लगातार आक्रमण किया, बंगाल को तहस नहस करने के लिए। यानी अलीवर्दी खां के नवाब बनने से पहले की कहानी अगर देखा जाए तो लगातार मराठे आक्रमण करते रहे हैं। लेकिन एक खास बात है कि जैसे अलीवर्दी खां नवाब बना, वैसे इस पर विराम लग गया। किसे विराम लग गया? मराठों के आक्रमण पर। मराठों ने संधि कर लिया किसके साथ? अलीवर्दी खां के साथ, कि बेटा ऐसा है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। अलीवर्दी खां योग्य नवाब बना बंगाल का। उसने भूमि सुधार के अलावा व्यापार पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। यानी कि वो कहता था कि जो थोड़ा वो टैक्स आ रहा है इसी से हम बंगाल का विकास करेंगे, और जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, जो उनकी अपनी इच्छाएं हैं, जो उनकी स्वेच्छाचारिता है, उनकी स्वेच्छाचारिता पे मैं अंकुश लगाऊंगा, ऐसा अलीवर्दी खां सोचता था और उसको अंजाम भी देता था। एक खास बात और है कि फ्रांसीसी जो किलेबंदी शुरू किए थे, कहाँ? चंद्रनगर में। एक जानकारी आपको होना चाहिए कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों एक साथ बंगाल के लिए क्या बन चुके थे? नासूर बन चुके थे। फ्रांसीसी चंद्रनगर में ड्रामा रच रहे थे, तो अंग्रेज फोर्ट विलियम में ड्रामा रच रहे थे। वही ड्रामा रचते 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 कहाँ पहुँच जाएंगे? ब्लैक होल में। 146 को बंद करेगा सिराज, अभी बंद करेगा, लेकिन अभी अलीवर्दी खां के समय में नींव पड़ रही है। फ्रांसीसी चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे हैं और अंग्रेज फोर्ट विलियम की शुरू कर चुके हैं। खेला शुरू है, ठीक है, लेकिन चूंकि समय लंबा नहीं था, अलीवर्दी खां कहता था कि यूरोपीय कंपनियों को छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे उन्हें तो वो क्या करेंगे? काट काट के मार डालेंगे, और नहीं छेड़ोगे तो शहीद देंगे। ऐसा इसने इसलिए बोला क्योंकि ये सोचता था कि बीच के मध्यम मार्ग को अपनाते हुए नवाब बने शासन करते रहो। इसने भी दस्तक का विरोध नहीं किया, लेकिन अंकुश लगाने का प्रयास किया कि अंग्रेज और फ्रांसीसी बंगाल में कोई भी किलेबंदी ना करें। ऐसा वो प्रयास किया, लेकिन असफल रहा, उसी बीच में निकल लिया। यानी ये अलीवर्दी खां मर गया। और अलीवर्दी खां के मरने के बाद इसका दौहित्र, दौहित्र का मतलब होता है बेटी का बेटा, यानी नाती। दौहित्र कौन? सिराजुद्दौला। इसे मैं शायद क्या कहूँ, सिराज कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है ना। नवाब सिराजुद्दौला क्या बना? 1756 से लेके कब तक? 56 से 57। इन्हीं एक साल में बंगाल में जो नहीं हुआ था वो इतिहास रचने वाला कौन है? सिराज है, जो अंग्रेजों को ऐसा दंड दिया कि एक 14/18 शायद एक रूम था जिसमें सिंगल खिड़की थी, बंद करके सबको पटरा कर दिया। हाँ, शाम को बंद किया 8 बजे रात में, कहा सुबह मिलेंगे तब तक यही मौजो। अब 8 बजे रात बंद किया, सुबह खुली 6 बजे, तब तक पता लगा उसमें से 123 दम घुटने से मर गए, और जो 23 बचे थे उसमें हार्गल निकल के भागा। का भाग रहे हैं उसमें, अगर बंगाल का, जो बंगाल का या उड़ीसा शायद था, नहीं बंगाल का था, कहीं का एक गवर्नर था कंपनी का, उसका नाम ड्रेक था। ड्रेक भाग
कि चला गया था कहाँ, एक फुल्टा द्वीप जो कहाँ हुगली के पास, उसी में अगर ना गया होता तो मार दिया होता कौन, सिराज। यानी उस दस्तक का अगर ये देखा जाए, दस्तक का अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध करने वाला, विरोध करने वाला सिराजुद्दौला ही है। यानी अली वर्दी खां का समापन अब कौन आ रहा है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब में सबसे खतरनाक नवाब यानी सिराजुद्दौला। इसके साथ अगर धोखा नहीं किया गया होता तो हमने कहा भारत का इतिहास कुछ और होता। अगर सिराज ने प्लासी में लड़ा ना होता और धोखेबाजी ना हुई होती तो राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का प्रयोग शायद हम नहीं करते। इनके सबके पनपने का भी एक कारण है। थोड़ी सी कहानी हम लोग इस पे कहते हैं, यह है कि प्लासी का जो युद्ध है, और प्लासी क्यों हुआ, प्लासी की अपनी महत्ता क्या है, क्योंकि वो बेसिकली पूरे का पूरा टॉपिक मेंस के लिए है कि प्लासी, क्योंकि आप सिलेबस को देखते हैं, यूपीएससी को देखिए या यूपीपीसीएस के सिलेबस को देखिए, या जो भी यूपीएससी के मेन सिलेबस कॉपी किया उस सिलेबस को देखेंगे तो जीएस 1 का जो टॉपिक 2 है ना, वो 1757 से शुरू होता है। यानी प्लासी पहली घटना होगी जिसका अध्ययन आपको करना चाहिए जीएस 1 में जाकर के। तो प्लासी की पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए, प्लासी की महत्ता क्या है और प्लासी का परिणाम क्या है, प्लासी क्यों हुआ था। इन सारे सवालों का जवाब चूंकि मेंस पर जाके देखना है आपको, जो लगभग इसमें नवाब हैं, वो मैंने जो टॉपिक रखा था बंगाल के नवाब, मैंने उन पे आपको बहुत सारी बातें बता दी है। अगर ये बात कहूँ कि सिराज के बारे में, तो सिराज 10 अप्रैल 1756 को अपने नाना के मरने के बाद, है ना, क्या बना, नवाब बना, वो भी एक समय के लिए। लोग कहते हैं कि सिराज, मतलब जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उनकी पुस्तकों में या उनके जो एनुअल रजिस्टर पब्लिश हुआ करते थे उनमें सिराज के बारे में अच्छा नहीं कहा गया है। कहा गया है कि सिराज बहुत ही बड़ा अभिचारी, व्यभिचारी नवाब है बंगाल का, लेकिन जितनी ही उसमें क्रूरता थी, इतनी क्रूरता भरी हुई थी, मैंने कहा कि अभिचारी था तो साथ ही साथ उसमें इतनी क्रूरता थी कि जब कभी वो उसका कोई सामना करता था तो सिराजुद्दौला के नाम सुनते ही अंग्रेज कांप जाते थे, यानी सिहर से जाते थे। ऐसा हम नहीं बता रहे हैं आपको, जीन लॉ एक अंग्रेज हैं, उन्होंने इसमें जो एनुअल रजिस्टर अंग्रेजों का पब्लिश हुआ करता था उसमें ये बात स्वीकार किया है कि सिराजुद्दौला इतना क्रूर था कि उसके नाम से अंग्रेज कांपते थे। ये है सिराजुद्दौला। प्लासी में अगर धोखेबाजी मीर जाफर ने ना किया होता तो इतिहास बदल के रख दिया होता किसने, सिराजुद्दौला ने। चलिए, जो जितना अच्छा होता है उसका विरोधी भी तो होते हैं, जो कठोर होगा उसका विरोध भी होगा। तो सिराज के विरोधियों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला नाम है शौकत जंग का, शौकत जंग। और शौकत जंग पूर्णिया के नवाब हैं। दूसरे, ये कहाँ के नवाब हैं, पूर्णिया, पूर्णिया के नवाब हैं। दूसरा नाम है घसीटी बेगम, इनका नाम क्या है, घसीटी बेगम। और घसीटी बेगम जानते कौन है, इनकी मौसी है सिराजुद्दौला की। और तीसरे विरोधी है राज बल्लभ, हाँ हाँ, खाला, खाला बुब्बू जो भी कहते हैं, यार लतीफ, यार लतीफ खां भी है, सब के सब विरोधी हैं। और इसका कुशल सेनापति, धोखेबाजों का सरदार मीर जाफर, मीर जाफर, धोखेबाजों का सरदार को मीर जाफर, ये सब सिराज के विरोधी हैं, पूछा भी जाता है। एक दिन दिमाग खराब हुआ सिराज का, कहानी समझिए। मीर जाफर विरोधियों में पहले शामिल नहीं था, लेकिन ये सोना चांदी का लालची था, इसलिए गुस्सा कौन होगा, सिराज का। ऐसा है मिस्टर मीर जाफर, आपको हटा रहा हूं, अब तुम मेरे सेनापति नहीं रहोगे। मीर जाफर को उसके पद से हटाने के बाद मोहन लाल एक कश्मीरी युवक था,
कश्मीर का रहने वाला था। उस कश्मीरी युवक को, जिसका नाम मोहनलाल था, सिराज ने मीर जाफर के पद पर नियुक्त कर दिया। अब ये भी बात बता दें आपको, जो मोहनलाल था अपने आप को सिराजुद्दौला का प्रधानमंत्री मानता था, ऐसा वो बर्ताव करता था। एक खास बात और रही कि सिराज कभी ये नहीं जान पाया कि उसके साथ धोखे करने वालों की संख्या कितनी है। 1756 में फिर उसी समय सिराज को लगा कि हमें अपने विरोधियों को एक एक करके अंत कर देना चाहिए। तो सिराज ने पहले शौकत जंग, यानी जो पुड़िया का नवाब था, उसका समापन कर दिया, यानी दमन कर दिया, स्वयं कर दिया। और उसी समय एक फरमान निकलवाया, क्या, मुगल बादशाह से। क्या निकलवाया फरमान? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जितनी सूबेदारी है सबके सब किसके अधीन होगा? सिराज के। यानी जब फरमान जारी हुआ तो सारा बिहार, बंगाल सब किसके कब्जे में आ गया? पूरी तरह सिराज के। अब ये तो बात थी सिराज का अपने विरोधियों के साथ। अब सिराज का अंग्रेजों के साथ क्या मामला है? क्या ऐसा कारण है कि सिराज अंग्रेजों का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तब आपको वहाँ जाना होगा। यानी ये पूरी कहानी किसके पास है? बंगाल की पूरी स्टोरी, जो उसका कैरेक्टर था, मैंने सभी नवाबों का कैरेक्टर आपको बता दिया है। अब बंगाल में जो किसी कैरेक्टर है तो कैरेक्टर है नवाब सिराजुद्दौला का। आज से ये कहा जाए कि सिराज और अंग्रेजों के मध्य विरोध का विरोधाभाव क्यों था? क्या कारण है कि सिराज और अंग्रेज में जमा नहीं? क्यों विरोध था? मैंने कहा था कि यही विरोध ही प्लासी तक ले जाएगा, यही विरोध ही बक्सर तक ले जाएगा। इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है, जो मेंस की टॉपिक है, प्लासी टू बक्सर। यानी हम कहाँ रन करने वाले हैं? प्लासी टू बक्सर जाने वाले हैं। ये विरोध क्यों हुआ? सिराज अंग्रेजों से दुखी था। सबसे खास बात ये थी कि अंग्रेजों ने कभी भी सिराज को बंगाल का नवाब ही नहीं माना। वो उसका सम्मान नहीं करते थे, उसके पद की ही अवहेलना करते थे। और जब कभी जब फोर्ट विलियम बना था वहाँ, तो वहाँ राजारोहण हुआ करता था। राजारोहण के कार्यक्रम में सिराज भी रहता था। सिराज को अंग्रेज उपेक्षित करते थे, यानी कि इग्नोर कर देते थे। कोई भी उपहार अगर देना है तो सिराज को नहीं देते थे अंग्रेज, यानी अंग्रेज उसका सम्मान भी नहीं करते सिराज का, और जो उपहार उसे मिलना चाहिए उपहार भी नहीं देते थे। जो उपहार लंदन से आता था सिराज के लिए, उसे भी कंपनी के कर्मचारी रख लेते थे, सिराज को नहीं देते थे। यानी पहला कारण उसी के सत्ता का अवहेलना करना, उसे सम्मान न देना। दूसरा कारण क्या कि राजारोहण के समय जो उपहार सम्मान मिलना था सिराज को, वो उपहार और सम्मान जिसे ब्रिटिश सम्राट ने वहाँ से भेजा, यहाँ मिलना चाहिए किसे? सिराज को ना मिलना। तीसरी बात क्या कि नवाब को कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उसके निरीक्षण करने से रोका जाना, ये मूल कारण बन गया। और दूसरी बात फर्रुख सीरत द्वारा, चौथी बात है ये, फर्रुख सीरत द्वारा जारी किया गया दस्तक का जो दुरुपयोग कर रहे थे कौन? अंग्रेज व्यापारी कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उससे भी उसके व्यापार की समृद्धि में कमी आ रही थी। किसके? सिराज के। यही सब कड़वाहट का कारण बना। अक्टूबर 1756 की कहानी, ये बात जो मैंने बताया आपको नोट डाउन कर सकते हैं। अक्टूबर 1756, अक्टूबर 1756 की कहानी थी। सिराज ने शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में खत्म कर दिया था। यानी शुरुआत कड़वाहट थी अंग्रेजों से, लेकिन अक्टूबर 1756 में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मनिहारी युद्ध का संबंध किससे है?
पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और सिराज से है। सिराज ने इनको ख़त्म कर दिया था और ये सीधा कहा कि मुझे दस्तक को बंगाल से ख़त्म करना है। और दमन किसे कर दिया था? मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग का, क्योंकि शौकत जंग को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, क्योंकि षड्यंत्र पे षड्यंत्र सिराज के खिलाफ अंग्रेज क्या कर रहे थे? षड्यंत्र बार बार बना रहे थे, लेकिन वह षड्यंत्र सफल नहीं हो पा रहे थे जब तक मीर जाफर ने गद्दारी नहीं की तब तक। अब दस्तक की मैंने बात बता दी कि दस्तक का लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जब व्यापार हो तब, निजी व्यापार के लिए नहीं था। इससे ये भी दुखी था। दूसरी बात ये थी कि उसी बीच में ये लोगों ने क्या किया कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दिया दोबारा। कौन? अंग्रेजों ने। अब फोर्ट विलियम का जब आप क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे हो, तो आप परेशान कौन है? कौन परेशान? सिराज। सिराज ने तैयारी किया, कहा बेटा आ रहा हूं अब मैं। यानी सिराज कलकत्ता पर आक्रमण करेगा। आप सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण यानी कि 15 जून 1756 की कहानी होनी चाहिए। अगर डेट इधर उधर ना हो तो ये समय होना चाहिए 15 जून 1756 का। ये पृष्ठभूमि शुरू हो रही प्लासी की, ध्यान रखिएगा। ये प्लासी का बैकग्राउंड है। प्लासी का बैकग्राउंड ही है क्यों हुआ। सिर्फ 15 जून 1756 को कलकत्ता पर अटैक किया किसने? सिराजुद्दौला ने अटैक किया और कलकत्ता को अपने अधीन कर लिया। और जैसे कलकत्ता उसके कब्जे में आया, इसका नाम रख दिया अलीनगर। क्या नाम रखा? अलीनगर। जैसे योगी जी नाम बदल देते हैं स्टेट का, उस जिलों का, वैसे इसने क्या किया? अलीनगर नाम रख दिया। अलीनगर नाम रख दिया। और जब कलकत्ता पे जैसे ही, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता पर जैसे ही किसका कब्जा हुआ? सिराज का। वैसे ही कलकत्ता का गवर्नर, कलकत्ता का गवर्नर था, उसका नाम था ड्रेक। बहुत सारे अंग्रेज साथियों, सहपाठियों, महिलाओं, बच्चों को लेकर के ज्वारग्रस्त द्वीप फुल्टा द्वीप पहुंच गया। कहाँ चला गया छिपा? फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा द्वीप पर जा करके ड्रेक और उसके साथ में महिलाएं, बच्चे जो थे, जाके सब छिप गए। और छिप गए, लेकिन उसी में मिस्टर हॉलवेल भाग नहीं पाए। मतलब उनका नाम जैसे रहा हॉलवेल, वैसे भाग ही नहीं पाए बेचारे। मिस्टर हॉलवेल नहीं भाग पाए, बाकी सब भाग गए फुल्टा द्वीप। अब हॉलवेल बचे थे। अब उनके साथ भी महिलाएं और बच्चे थे। और जो मिस्टर हॉल हैं, अब उनको बेल अभी बजने वाली है उनकी। मिस्टर हॉलवेल को, मिस्टर लगा दो भाई, लिख रहा हूं जो। मिस्टर हॉलवेल के साथ 146 लोग थे, महिलाएं, बच्चे थे। इतना क्रूर, बहुत क्रूर था भाई। सिराज क्रूर तो था ना, ये भगा दिया आधे से अधिक फुल्टा द्वीप पे। और हॉलवेल जो बचे, मिस्टर हॉलवेल, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ, महिला बच्चों के साथ सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया सिराज के समक्ष। सिराज ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे इन्होंने समर्पण किया, और इनके साथ थे लोग कितने सहयोगी? 146। कहा चलो चलते हैं ब्लैक होल में। कहा कहाँ ले चलेंगे? ब्लैक होल। यानी कि सिराज की एक महत्वपूर्ण घटना है ब्लैक होल। समर्पण के बाद ब्लैक होल कहाँ है? ब्लैक होल जैसा एक कमरा है, अंधेरा कमरा, जिस कमरे में मात्र एक छोटी सी खिड़की बस, और 18x14 शायद कमरा था। अभी फीट उट मुझे नहीं याद है, लेकिन उसका अगर उसका एरिया की बात किया जाए तो शायद 267 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एरिया बहुत कम था, छोटा रूम था। कहा हॉलवेल, मिस्टर हॉलवेल, आपको बंद करेंगे कहाँ? ब्लैक होल में। कब बंद करने जा रहा है? डेट भाई आपको जानना चाहिए, 20 जून 1756। कहा चलो भाई आप लोग
बाहर रहोगे तो समस्या होगी, अंदर रहो। फोर्ट विलियम में ही अवस्थित एक कमरा था जिसे लोग कहते हैं कि 14x18 का ही रूम है वो, या 28 जो भी है वो आप देख लीजिएगा, इस सेक्टर में आपको मिलेगा। उसने क्या किया, इस कमरे में एक ही खिड़की थी बस, छोटी सी, 146 लोगों को बंद कर दिया और शाम के 8 बजे बंद किया। कहा मौजो इसी में अब, और गाना गाओ शाहिद कपूर वाला, मौजा रे मौजा, इसके लिए कुछ मिलेगा नहीं, मौजो इसी में। और चला गया वहां निकल के फोर्ट विलियम से। कहा भाई चलो ठीक है, अब हम मिलेंगे कब, सुबह मिलेंगे आप लोगों से। 146 लोग कमरे में बंद। अब कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाए, क्या दशा हुई होगी कि कमरे में 146 लोग छोटे से रूम बंद कर दिए जाए, जो 267 वर्ग मीटर की एरिया में हो ही वो छोटा सा हो, और वहां बंद कर दिया जाए जो 146 को। तो जाहिर सी बात है कि कुछ दम घुटने से मरेंगे, कुछ पसीने के बदबू से मर जाएंगे। मतलब भाई देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। एसी तो लगी नहीं थी वहां, समझ सकते हैं आप। तो ऐसी दशा हुई होगी कि कुछ लोग किसी के शरीर के पसीनों के बदबू से, कुछ लोग किसी के शरीर से और भी गंदगियों से मर गए होंगे उसी में, खाली दम घुटने से नहीं मर गए। गर्मी है, प्यास है, यानी बंद किया शाम को 8 बजे। इतना क्रूर कि उसमें महिलाएं बच्चे सब थे, बंद कर दिया कमरे को। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, मिस्टर हार्वेल भी थे। भाई वही तो कहानी सुना रहे हैं ना। तो वो बंद कर दिया, कहा ठीक है मौजू, अब मिलेंगे अगले दिन, हम सुबह आएंगे। शाम को 8 बजे बंद कर दिया था। कब 20 जून 1756 को, आज मिलते हैं 21 तारीख को। 21 जून को सुबह 6 बजे आया, अपने सैनिकों से कहा ऐसा है अब इनको जरा बाहर निकाल दो। उसमें से 123 दम तोड़ चुके थे, मर गए थे, और 23 लोग ऐसे भागना शुरू किए जैसे लगा कहां बरसों बरस में कैद थे कि आज इनको मुक्ति मिल रही है। उसमें से लोग ऐसा भागना शुरू किए। उसी में मिस्टर हार्वेल भी बच गए थे। उन 23 में कौन है, मिस्टर हार्वेल। उन्होंने कहानी सुनाया, और इनकी कहानी को, हार्वेल की कहानी को 1758 में जो ब्रिटेन का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होता था, उसमें कहानी छपी, ब्लैक होल की घटना। यानी इतना क्रूर शासक, इतना क्रूर नवाब, हार्वेल ने पूरा वृत्तांत सुनाया है, और वही सेम चीजें पब्लिश हुई, वही कहानी सेम मैंने आपको सुना दिया है। हाँ, अब 100 उसमें ये भी आप कह सकते हैं कि लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उसके काम पे जो है जू नहीं देगा। उसने उसके बाद जितने मर गए थे, 123 लोगों को क्या किया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या सिराजुद्दौला पे मूवी बन रही है, मूवी बन रही है, अक्षय कुमार बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जिस दिन मूवी आएगी सिराज पे बहुत लाजवाब मूवी आएगी, अक्षय कुमार बना रहे हैं इस समय। तो जब चीखते रहे, चिल्लाते, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। 123 लोग जो मर गए थे, 123 की लाशों को उसने कुछ किया नहीं, उठा के फेंक दिया, एक खाई खुदवाई। अभी मैं नहीं कहूंगा उसमें जेसीबी थी, जेसीबी नहीं थी, उसने खाई खुदवाया, और उसी खाई में 123 लोगों को दफन कर दिया, और 23 जो बचे थे उसमें से बाद में बहुत सारे लोग मर भी गए। अब टेंशन किसे बढ़ गया, इस पूरी घटना को किसे समस्या आ गई, अंग्रेजों को बहुत दुख हुआ। ये तो कलकत्ता जीत लिया, किसने जीत लिया, सिराज ने, और ब्लैक होल में सबको बंद करके मार डाला, इतना दुर्दांत शासक। तो आप जानिए कि सिराजुद्दौला कोई 5 फीट 4 फीट का नवाब नहीं था, 8 फीट का नवाब था। आप उसकी कहानी को आप पढ़िएगा सिराज के, आप गूगल बन के सर्च करिएगा, कोई मूवी शायद हॉलीवुड की मिल जाए या बॉलीवुड की, थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए। तो सिराज कोई छोटा सा नहीं था सिराजुद्दौला। अब चूंकि उस समय रॉबर्ट क्लाइव कहाँ था, मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव को दिमाग खिसका, उसका एक सहयोगी था एडमिरल वाटसन। यानी रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से गवर्नर था, उसे बात पता लगी, और मद्रास से कौन निकला,
रॉबर्ट क्लाइव, साथ में निकल रहा है कौन? एडमिरल वाटसन। दोनों लोग आए कहाँ? कलकत्ता पर आक्रमण किए और किसे? कलकत्ता को दोबारा जीत लिया अंग्रेजों ने। सिराज कुछ कर नहीं पाया और इस भय से किसने? सिराज जब भयभीत हो गया रॉबर्ट क्लाइव से, तो उसने क्या किया? एक संधि किया जिसे इतिहास में हम कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि का उल्लंघन का आरोप लगाकर प्लासी की पृष्ठभूमि लिखी जाएगी। आपको इसके आगे की जानकारी अगले लेक्चर में दिया जाएगा, क्योंकि ये प्लासी, जो मैंने कहा था प्लासी तो बक्सा में जाना है, तो इसलिए इसके आगे की सारी बातें हमारे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में आपको दिखेगा। आप इस क्लास के बारे में या इस लेक्चर के बारे में जो भी सुझाव देना चाहते हैं बेशक आप दे सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह सारी की सारी जितनी क्लासें दी जाएंगी वो पूरी तरह निःशुल्क सेवा है उनके लिए जिनकी पहुंच मेंस तक आसानी से नहीं है, जिनके पास संसाधनों का अभाव है। या पूरी कहानी को सुनिए। हाँ, ये भी है, अगर आप ये सोचते हैं कि इसका PDF आपको चाहिए तो PDF आपको अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन लेक्चर बंगाल का कंप्लीट होने के बाद इसकी PDF आपको बेशक आप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।